सुप्रभात। जॉर्ज पंचम की नाक का प्रश्नोत्तर चर्चा में 10वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने इस पाठ को विस्तार से पढ़ा था और कई सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त की थी। रचनाकार ने हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है यानी सरकारी तंत्र जो है बड़ी बारीकी से उनकी कमजोरियों को हम पाठक वर्ग के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया था। और पूरे पाठ को पढ़ने के दौरान आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से व्यंग्यपूर्ण शैली में उन्होंने उन पर करारा प्रहार किया है। ये था तो सरकारी तंत्र यानी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था। दूसरी तरफ मीडिया यानी जिसके अंतर्गत समाचार चैनल रख ले और अखबारों को लाया जाए, उनका उद्देश्य क्या था आप लोग सभी लोग जानते हैं भली भांति कि सत्य को समाज के सामने उपस्थित करना या प्रस्तुत करना। अगर आप लोगों ने अखबारों पर ध्यान दिया होगा या चलिए मैं बोल रहा हूँ विभिन्न प्रकार के जो समाचार चैनल हैं उन पे तो देखिएगा विज्ञापन अधिक दिखाया जाता है, समाचार कम दिखाई जाती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जो फुहड़ता अभी विभिन्न प्रकार के चैनलों पर, यहाँ तक कि समाचार चैनल भी उनसे अछूता नहीं रह गया है, दिखाई जाती हैं, क्या वह उचित है? क्या इनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना रह गया या अपनी ख्याति बढ़ाना रह गया है? मैं किसी भी समाचार चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक विशेष समाचार चैनल की तरफ आप लोगों को इशारा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब 12वीं कक्षा में एक विषय है कैमरे में बंद अपाहिज, वहाँ पे रचनाकार ने दूरदर्शन पे या कवि जो भी कह ले आप स्पष्ट प्रहार किया था। वहाँ पे दिखाया गया है उस घटनाक्रम में कि किस प्रकार एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने उपस्थित किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है या उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, लेकिन उसमें उसके अपने कोई बोल नहीं होते, उसकी अपनी कोई पीड़ा नहीं होती है। उसे पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मानी विद्रूप स्वरूप को उन्होंने दिखाया है मीडिया के। आप अखबारों को ले लीजिए, अब देखिए तो उसमें सिर्फ विज्ञापन ही विज्ञापन भरे पड़े हैं और कई ऐसे समाचार छापे जाते हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं होता। इस पाठ के अंत में भी हम लोगों ने देखा कि क्या पूरे भारतवर्ष में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जिसका उल्लेख अखबारों में होना चाहिए था, लेकिन किसी भी अखबार में किसी भी कार्यक्रम या समारोह किसी भी घटना का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। अब आइए प्रश्नोत्तरों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो उनकी चाटुकारिता या चापलूसी की मानसिकता को दर्शाती है। या हम कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र तो हो गए, हम स्वतंत्र भारत में तो रह रहे हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से अभी भी गुलाम बने हुए हैं अंग्रेजों की। अभी भी वो अपने आप को मानसिक रूप से अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त नहीं करा पाए हैं। यह है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? आप थोड़ा सा घटनाक्रम याद कीजिए कि रानी एलिजाबेथ क्या था, बांग्लादेश, भारत और नेपाल की यात्रा पर जाने वाली थी, लेकिन अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया था कि जिस देश में वो जाएंगी, मान लीजिए भारत में आएंगी तो वहाँ क्या पोशाक पहनेंगी, माने वहाँ की उनकी वेशभूषा क्या होगी। अगर वो बांग्लादेश जाएंगी तो वहाँ का क्या होगा, नेपाल जाएंगी तो वहाँ का क्या होगा, ये अभी तक वो नहीं बताई थी, तो इसलिए दर्जी परेशान था। दूसरा प्रश्न यहाँ, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उसकी परेशानी लाजमी है, वाजिब है, सही है।
देखिए, बड़े लोग या ऐसे रानी एलिजाबेथ जैसे जो लोग हैं, उन्हें तो बस आदेश दे देना है, हुक्म दे देना है कि हुक्म की तालीम हो, हमारे आदेश को तुरंत पूरा किया जाए। बेचारे उस दर्जी को तो काम करना है वास्तविकता के धरातल पर। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, उदाहरण के लिए आपके सामने मैं बोल रहा हूं, मैं अगर अभी आपसे कहूं कि कल तक आपको हिंदी में मैंने जितना पढ़ाया है सबको आपको याद हो जाना चाहिए, बस आज का समय है आपके पास, आपको क्या लगेगा? सर ये कैसे संभव है? सर संभव है क्या? अगर आपसे कहा जाए कि 2-3 दिनों का खाना एक दिन ही खा लीजिए, संभव है क्या? नहीं संभव है। माने हम क्या होता है, कदम दर कदम एक के बाद एक कामों को करते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो उसका जो परेशानी था इसलिए तर्कसंगत था, क्योंकि अचानक वो बोल देते कि मेरे लिए इतने पोशाक तैयार करो, मेरे लिए इतने कपड़े तैयार करो जो मैं इन देशों पे पहनूंगी, तो कहाँ से कर पाता। तीसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? सड़कों की मरम्मत कर दी गई थी, जितनी सरकारी इमारतें थी उनका रंग रोगन कर दिया गया था, मैंने उनको रंग दिया गया था, अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दी गई थी। फिर आप लोगों ने खुद देखा कि जहाँ जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी वहाँ नीचे जो पानी था उसमें पूरी गंदगी हो गई थी, कचरा हो गया था, उसको साफ सफाई किया गया था। वहाँ बोला गया ना नाजनीनो यानी कमलांगियों की तरह, मैंने पूरे दिल्ली शहर को सजा दिया गया था। ये मैंने काया पलट, मैंने परिवर्तन हुआ था, मैंने सबकी अच्छी तरह से मरम्मत कर दी गई थी। चौथा प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। मैंने आप लोग को यहीं से शुरुआत की थी कि आजकल पत्रिकाओं का जो भी है पत्रिकाएं, उनका क्या उद्देश्य रह गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार है कि इस प्रकार की पत्रिकाओं को या तो बंद कर देना चाहिए, पहला। दूसरा मेरा विचार यह है, ये मेरा विचार है, आप लोग के विचार मुझसे अलग हो सकते हैं, मैं आप लोगों को उत्तर लिखने के तरीके बता रहा हूँ, किन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं, आप अपने दृष्टिकोण से भी इस पर विचार कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने जो पढ़ा दिया ये आपका आखिरी विचार है, मेरा ही विचार आखिरी है, नहीं, आपके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं इस संदर्भ में। मेरे दूसरा जो विचार है, या तो फिर इन लोगों को उन्हीं लोगों के लिए सीमित कर देना चाहिए जिनके बारे में या जिस वर्ग के लोगों के लिए ये पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, इन्हें सामान्य वर्ग के लिए उपलब्धि नहीं कराना चाहिए। क्योंकि सामान्य वर्ग क्या होगा, अगर उन चीज़ों को देखेगा तो वो भी तो उस तरह का जीवन शैली जीना चाहेगा, और जब वो उसे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाएगा, उसे दुख होगा, तकलीफ होगा कि ये उनकी जीवन शैली इतना अच्छा से जी रहे हैं और हम लोगों को भगवान ने किस्मत में क्या लिखा है, वो अपनी किस्मत को दोष देगा, भगवान को दोष देगा। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? जो मैंने भी आप लोगों को बताया, युवा पीढ़ी क्या होता है, इसके कारण गुमराह हो जाता है, और कई बार क्या होता है, युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं अपने शौक की पूर्ति के लिए, उस तरह की जीवन शैली जीने के लिए। क्या दोष है इसमें युवाओं का? कौन नहीं चाहता कि वो अच्छा जीवन शैली जिए? हम में से किसकी इच्छा नहीं है कि हमारे पास भी 4 व्हीलर्स होते हैं, हम भी बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते, हमारे भी नौकर चाकर होते, बड़े महल होते, हम में से कौन नहीं चाहता? जितना हम लोग कह लें कि संतोषम परम सुखम या परम धनम, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम लोगों में से सभी अच्छा जीवन शैली जीना चाहते हैं। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को गुमराह करने का काम करती है। 5वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? सारे प्रयत्नों के बारे में मैंने बता दिया था। पहले तो वो पत्थरों की तलाश करता है, नहीं मिलता है, तो विभिन्न राज्यों में जाता है, वहाँ हमारे जो देशभक्त हैं उनकी प्रतिमाओं को देखता है, वहाँ भी नहीं मिलता है। फिर बिहारी सेक्रेटरीट में 1942 में जो आंदोलन हुए थे, जहाँ बच्चे शहीद हुए थे, उनकी नाक से मिलाने जाता है, फिर भी नहीं मिलता है। तो अंततः वो क्या कहता है, जिंदा नाक लगा दिया जाए। तो ये सारे उसके द्वारा जो प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों को यहाँ पर लिखना है आपको। 6ठा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं,
उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में ऐसे अन्य कथन छाट कर लिखिए। देखिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं का अर्थ यह है कि फाइलें नष्ट हो चुकी हैं। अब उन फाइलों का कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग वहां पर हैं पाठ में, जिनको इसके अलावा आप लोग यहाँ पे उल्लेखित कर सकते हैं। नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। द्योतक मैंने प्रतीक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। पूरी रचना तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। मैंने बार बार देखिएगा इस प्रश्न को उठाया था। अगर आरंभ से लीजिए, जब नाक टूट गई है तो जो अधिकारी जो भी हैं वो क्या सोचते हैं, वो काम जो है क्या सोचते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक का टूटना उनके मान मर्यादा प्रतिष्ठा के ठेस पहुंचने से उसका संबंध है। जिसके लिए क्या होता है, अगर जाइए देशभक्तों, विभिन्न राज्यों में जो मूर्तिकार जाता है देशभक्तों की नाक से मिलाता है। बताया जाता है कि उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बहुत बड़ी निकली। फिर पहुंच जाता है बच्चों की नाक के पास, 42 में बिहार में जो घटना घटी है, बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम। तो यहाँ देखिएगा बार बार इन प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। तो ये था आपके 7वें प्रश्न का उत्तर। 8वां है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। लेखक उनकी देशभक्ति, उनके देश के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठता, देशवासियों के प्रति उन्होंने जो अपनी भावना को प्रदर्शित किया है, या उन्होंने बिना स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ के जो अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया है, उसकी तरफ इशारा करने का प्रयास किया गया। जहाँ वही जॉर्ज पंचम किसका प्रतीक है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के शोषण का प्रतीक है। वो जिन्होंने हम भारतीयों का, उस समय के तत्कालीन भारतीयों का शोषण किया था। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया, देखे होंगे आप लोग। वो घटना में लिखा हुआ है पंक्ति कि पूरा जिंदा नाक की तरह प्रतीत होती है, प्रतीत होती है उन्होंने लिखा, या जिंदा नाक की जैसी लगती है। हो सकता है कि उसमें से कुछ पत्रकारों ने यह खबर निकाल लिया हो कि जिंदा नाक ही लगाई गई है। मैंने बार बार कहा कि एक व्यंग्यात्मक रचना है, ये एक प्रतीक है। रचनाकार ने इस व्यंग के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से भारतवासियों में वैसी मानसिकता वाले रखने वाले लोगों पे प्रहार किया है। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता, फिर आ गया नाक का विषय। उन्होंने मान सम्मान प्रतिष्ठा जो उन्होंने जॉर्ज पंचम के साथ जोड़ रखा था, अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा। 11वां और अंतिम प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस खबर को किसी भी तरह से उन्होंने प्रकाशित किया या इस खबर के बारे में विस्तार से कहीं कुछ लिखने गए तो हो सकता है कि उनके अखबार को बंद करा दिया जाए या उनके ऊपर विभिन्न प्रकार से अत्याचार किए जाए। देखिए, कहीं ना कहीं अखबार क्या होता है, हमारी सरकारी तंत्र और बड़े यानी पूंजीपति या अमीर लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हों, या नेतागण या मंत्रीगण कह लें। अगर वो उनके अनुसार नहीं चले तो उन्हें कई तरह से परेशान किया जा सकता है। तो इसका तो अर्थ यह कतई नहीं है कि वो अपना मूल कर्तव्य ही भूल जाए। तो ये थे सारे प्रश्न जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की। आप लोग इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा। धन्यवाद।